भारत की सरकार ने ONDC या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पिछले हफ्ते चुनिंदा शहरों में लॉन्च किया। 8 मई 2022 को भारत सरकार ने ONDC या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का पायलट फेज लॉन्च किया। ये व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध एक ऑनलाइन सिस्टम है और इसके बहुत महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि सरकार का मकसद बड़ी ऑनलाइन टेक कंपनीज जैसे Amazon, Flipkart, Zomato, Swiggy एक्सेट्रा की डिजिटल मोनोपोली और डुओपोली यानी कि एकाधिकार को तोड़ना है। जहाँ एक तरफ नंदन नीलेकनी जैसे दिग्गज खुद को इस इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आनंद महिंद्रा खुद ONDC के प्रशंसक हैं। इसके UPI के जितने क्रांतिकारी होने की उम्मीद है। तो सारे प्रचार को एक तरफ रखते हुए आज इस एपिसोड में ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से सरकार ने ONDC शुरू करने की कोशिश की। ये बिजनेसेस और स्मॉल सेलर्स को बड़ी कंपनीज Amazon, Flipkart के अगेंस्ट कैसे प्रमोट करेगा और सबसे जरूरी ऐसी कौन सी कठिन रुकावटें हैं जो इस इनिशिएटिव को एक फ्लॉप प्रोजेक्ट में बदल सकता है। इसको समझने के लिए पहली चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि आखिर ONDC की जरूरत ही क्या है, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी सुपर हाईटेक कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में ई-कॉमर्स के वर्ल्ड क्लास टेक को रिसर्च और डेवलप करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स निवेश किए हैं। तो सरकार हस्तक्षेप करने की कोशिश क्यों कर रही है? इसके 3 प्रमुख कारण हैं। ये तीनों कारण सिर्फ एक फैक्टर के शामियाने के अंदर आते हैं, जो है एग्रीगेटर सुपर पावर महाशक्ति का दुरुपयोग। तो सवाल ये है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एग्रीगेटर सुपर पावर से जुड़ी हुई है। वैसे ये प्रॉब्लम ई-कॉमर्स के मोनोपोलिशिंग यानी कि एकाधिकार मॉडल के साथ आती है। इंडिया में ई-कॉमर्स के 2 महत्वपूर्ण मॉडल्स हैं जिससे ये कंपनीज ऑपरेट होती है। पहला मॉडल इन्वेंट्री मॉडल और दूसरा मार्केट प्लेस मॉडल है। मार्केट प्लेस मॉडल वो है जिसमें स्वतंत्र विक्रेता यानी सेलर्स और खरीदार यानी बायर्स होते हैं और ई-कॉमर्स कंपनी उन्हें वेबसाइट और मोबाइल ऐप में जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है। जबकि इन्वेंट्री मॉडल में कंपनी सेलर से बड़ी मात्रा में बहुत सस्ते दाम में प्रोडक्ट्स खरीदती है और उन प्रोडक्ट्स को सीधे कस्टमर्स को बेचती है। इसको समझने के लिए फ्लिपकार्ट पर एक बुक सेलर का एग्जांपल लेते हैं। अगर एक बुक सेलर 150 रुपए में एक बुक बनाता है और उसको फ्लिपकार्ट पर 450 रुपए में बेचता है, इस केस में अगर फ्लिपकार्ट के एक प्लेटफॉर्म को एक्सेस करता है तो वो 112 से 150 रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट करेगा और इस कीमत में पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी जुड़ी हुई होती है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें लाभ की बहुत कम गुंजाइश है। अगर फ्लिपकार्ट इन्वेंट्री मॉडल से ऑपरेट करता है तो फ्लिपकार्ट एक बार में बुक सेलर से 10,000 बुक्स खरीदेगा और फिर वो अपना बार्गेनिंग पावर इस्तेमाल करके उसको सिर्फ 200 रुपए में खरीदेगा। उसके बाद वो सारी बुक्स को अपने वेयर हाउस में रखेगा जिसको वो वेबसाइट में 450 रुपए में बेचने के लिए अपलोड कर देगा। तो इस तरह से वो थोड़े से इन्वेंट्री कॉस्ट के साथ 250 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेगा। इसके लिए उनको बुक जैसी छोटी चीज में 100 रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। तो जब ये बड़े प्रोडक्ट्स जिनकी कीमत 10,000 या 20,000 रुपए है उनके लिए किया जाएगा तो रेवेन्यू में जो अंतर होगा वो बिलियन डॉलर्स को छुएगी। इसीलिए इन्वेंट्री मॉडल में मार्केट प्लेस मॉडल के कंपैरिजन में ई-कॉमर्स कंपनीज बहुत ज्यादा मुनाफा कमाती है। तो अगर आप देखें तो अगर एक ई-कॉमर्स कंपनी पैसा कमाना चाहती है तो वो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स को बहुत सस्ते में खरीदेगी और फिर उसे खुद के मार्जिन्स जोड़ेगी। Amazon के केस में Amazon के पास 2 कंपनीज है जिनका नेम अपारियो रिटेल और क्लाउडटेल है। ये बहुत बड़े व्यापारी हैं जिनके थ्रू Amazon अपने प्रोडक्ट्स खरीदती है, फिर उनको स्टोर करके और मार्केट में बेच देती है। इनफैक्ट एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा है कि क्लाउडटेल और अपारियो रिटेल अकेले ही Amazon इंडिया के टोटल सेल्स का 35% कंट्रीब्यूट करती है। पर 2016 में भारत की सरकार एक विनियमन यानी रेगुलेशन जारी किया जिसमें Amazon और दूसरी फॉरेन कंपनीज इन्वेंट्री मॉडल का इस्तेमाल नहीं कर सकती है और उनको इंडिया में ऑपरेट करने के लिए मार्केट प्लेस मॉडल का यूज करना होगा। दोस्तों, अगर आप Amazon में एक सेलर है तो आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी Amazon पर बेचना अपेक्षाकृत सुरक्षित है और अभी भी B2C ब्रांड बनाने के लिए Amazon और Flipkart इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स हैं। जबकि गवर्नमेंट के स्टैंड पॉइंट से क्लियरली समझ आता है कि कैसे ई-कॉमर्स कंपनीज हमेशा अपना मुनाफा बढ़ाने का रास्ता निकाल ही लेती हैं। तो इसलिए छोटे सेलर्स को आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ONDC इनिशिएटिव का पहला कारण यही है। दूसरा कारण डीप डिस्काउंटिंग यानी भारी मात्रा में छूट। जैसा कि आप सबको पता है कि दिवाली सेल से इसी तरह की दूसरी सेल्स में 2200 रुपए की घड़ियां 247 रुपए में, 33,000 का एयर प्यूरिफायर, 22,000 रुपए में ब्रांडेड शूज 60 से 80%
डिस्काउंट पे अवेलेबल होते हैं और इसका सीधा असर ब्रिक और मॉर्टर स्टोर्स पर पड़ता है जो इन बड़े डिस्काउंट्स का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो ONDC का दूसरा कारण डीप डिस्काउंटिंग है जो ऑफलाइन कॉमर्स की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल रहा है, जो हमको आउटडेटेड लगता है पर गवर्नमेंट स्टैंड पॉइंट से हमारी ई कंपनी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो सरकार इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकती है। और आखिरी हमारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नकली खेल है। इस बड़ी सी कहानी को संक्षिप्त में समझते हैं। मानते हैं कि 100 सेलर्स हैं जो ऑर्चिड कार्ट नेम की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एसीज बेच रहे हैं और सेलर्स के लिए 5 स्लैब्स हैं जो 15 से 20,000, 20 से 25,000, 25 से 35 और 35 से 50,000 और 50,000 से ज्यादा के हैं। और दूसरे प्रोडक्ट्स के जैसे ही इसमें बहुत सारे कलर्स हैं और कुछ फीचर्स में अंतर है जैसे एलेक्सा, ऑल वेदर सेटिंग एक्सेट्रा। तो जब ये सेलर्स ऑर्चिड पर बेचते हैं तो ऑर्चिड को सरलता से ये समझ आ जाएगा कि कौन से प्राइस रेंज की एसी ज्यादा बिक रही है। उसकी एल्गोरिदम यूजर्स के रिव्यू को समझ लेगी कि कौन से फीचर्स यूजर्स को पसंद आ रहे हैं। उनको ये भी पता चल जाएगा कि एसीज का कौन सा कलर ज्यादा बिक रहा है और कौन से लोकेशन में सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है और आखिरी में डिस्काउंट सेल्स की परफेक्ट टाइमिंग क्या है। तो इस बड़ी सी डेटा को पढ़ने के बाद ऑर्चिड को पता चल जाएगा कि पुणे में 20 से 25,000 प्राइस रेंज वाला व्हाइट कलर का एसी फेवरेट फीचर एलेक्सा के साथ सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो ये ई कॉमर्स कंपनी क्या करेगी कि पुणे के पास एक छोटी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ टाई अप करेगी और उसका वेयर हाउस पुणे में ही रखेगी। फिर वो इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सारे स्पेसिफिकेशन दे देगी और जहां ऑर्चिड में सबसे ज्यादा बिकने वाला एसी 25,000 में बिक रहा है, ऑर्चिड अपना खुद का उस एसी के जैसे दिखने वाला एसी जो कि व्हाइट कलर का होगा, एलेक्सा फीचर होगा, बेचेगा, बट उसको 23,500 में बेचेगा। और बड़ी बात यह है कि वो एसी ऑर्चिड बेस्ट सेलर या ऑर्चिड चॉइस लेबल के साथ आएगा और वो बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर लिस्ट होगा। और ऑर्चिड के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि क्योंकि उनका वेयरहाउस और सबसे ज्यादा सेल्स पुणे में ही हो रहा है, वो डिलीवरी फीस के मामले में दूसरे कॉम्पिटिटर्स को आसानी से कट कर सकते हैं। तो स्पष्ट है कि इंडिया की प्राइस सेंसिटिव मार्केट को ध्यान में रखते हुए लोग दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट के मुकाबले ऑर्चिड चॉइस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेंगे। अमेज़न के केस में एक राउटर्स रिपोर्ट बताता है कि अमेज़न ने इंडिया में बहुत सारे बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स के बारे में पढ़ा जैसे लुइस फिलिप्स, जॉन मिलर और फिर उसमें सैम्बोल नेम का अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया और सैम्बोल आज भी बेस्ट सेलिंग ब्रांड है। एक समय था कि 25 टॉप के बेस्ट सेलिंग मेंस कैटेगरी फॉर्मल शर्ट्स में 11 सैम्बोल से थे। ये सभी कारण है कि गवर्नमेंट एक्चुअली ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च कर रही है। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ONDC इनिशिएटिव से इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। ONDC के बेसिकली 3 लेग्स हैं। पहला डिस्कवरेबिलिटी, दूसरा लेग है ओपन प्रोटोकॉल फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड इंट्रोऑपरेबिलिटी और तीसरा लेग प्राइस कंपैरिजन है। तो इन तीनों लेग्स को एक सिनारियो से समझते हैं। तो पहले लेग से शुरू करते हैं जो है डिस्कवरेबिलिटी। अगर आज आपको एक हेयर ड्रायर खरीदना होगा तो आप Amazon पर देखेंगे या फ्लिपकार्ट पर। ये ही एप्स क्यों? क्योंकि आपने इनको डाउनलोड किया है, अपना एड्रेस और कार्ड का डिटेल्स इसमें डाला हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि आपने इसमें निवेश किया है तो आपके कहीं और जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और सबसे जरूरी, अगर आपके पास Amazon प्राइम है तो फिर फ्लिपकार्ट का भी सवाल ही नहीं उठता। पर अगर आप ONDC में टर्म हेयर ड्रायर को देखेंगे तो आपको 100 अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हेयर ड्रायर दिखेंगे और यहाँ आपको ई समुदाय नेम का एक एंटरप्राइज मिलेगा। ई समुदाय एक टेक स्टार्टअप है जिसमें आपके लोकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को आपके बिल बोर्ड में लोकलाइज्ड कर दिया है। आप लोकल में बना हुआ हेयर ड्रायर बहुत सस्ते में खरीद सकते हैं और आपको उसकी डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में हो जाएगी। तो शॉर्ट में आपके पास एक यूनिफाइड सर्च फीचर होगा जहाँ पर आपके पास सारे ई कॉमर्स साइट के प्रोडक्ट्स होंगे बिना उनको डाउनलोड किए और बिना एक साइट से दूसरी साइट में स्विच करने की जरूरत के। और यहाँ से हम सेकंड लेग में पहुँचते हैं जो है इंटरऑपरेबिलिटी। इसके लिए हम डिलीवरी चॉइस का सरल उदाहरण लेते हैं। मानते हैं कि आप दाल मखनी ऑर्डर करना चाहते हैं। अब जब हम जोमेटो यूज करते हैं, हालांकि जोमेटो हमको सारे रेस्टोरेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किए हुए देखने की अमेजिंग एडवांटेज देता है। अगर जोमेटो हाई डिलीवरी चार्ज लगाने का डिसाइड करता है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और ये इसलिए हो सकता है कि जोमेटो के पास किसी पर्टिकुलर एरिया में कम डिलीवरी बॉयज हैं और अगर जोमेटो के पास उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स के एरिया में कोई डिलीवरी बॉय नहीं होगा तो आप ऑर्डर प्लेस भी नहीं कर पाएंगे। पर ONDC में डिलीवरी कंपनी एग्रीगेटर्स, कस्टमर्स और रेस्टोरेंट्स के साथ भी लिस्टेड होगी। तो ONDC आपको बताएगा कि जोमेटो यहाँ अवेलेबल नहीं है पर डुंजो की डिलीवरी उस एरिया में अवेलेबल है। तो आप जोमेटो में अपना ऑर्डर प्लेस करके डुंजो से पिक करवा सकते हैं या आप सीधा डुंजो या दूसरे किसी डिलीवरी पार्टनर से रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक करने के लिए भी बोल सकते हैं।
उसी तरह से आप ई समुदाय के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जिसके पास सारे मॉम और पॉप स्टोर्स लिस्टेड है और उसको डुंजो के थ्रू डिलीवर करवा सकते हैं। तो इस तरह एक बहुत बड़ी कमी जो डिलीवरी कंपनीज पूरी कर सकती है, जो जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज को डिलीवरी स्पेस पर सत्ता जमाने से रोकेगी। और आखिरी में हमारे पास ट्रिवागो फीचर है जो प्राइस कंपैरिजन करता है। इस लंबी कहानी को छोटे में समझने की कोशिश करें तो अगर आपको याद होगा, एक टाइम था जब 100 से ज्यादा वेबसाइट्स में 100 से ज्यादा होटल्स अलग अलग कीमत के साथ लिस्टेड होते थे। तो ट्रिवागो आया और कहा कि भाई आप होटल चूज करो, हम सारी वेबसाइट्स के सारे प्राइजेस लिस्ट करके देंगे, फिर आप उन सब में सबसे किफायती ऑप्शंस को चूज कर लेना। यही एग्जैक्टली ONDC ई कॉमर्स के साथ करने वाला है। तो अगर अमेज़न अगर चुपके से अपने प्राइजेस बढ़ा दे तो आपको अमेज़न के इकोसिस्टम पर आंख बंद करके विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये मौका होगा कि आप दूसरी ई कॉमर्स कंपनीज जिनकी कीमत कम हो उनको देख सकते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स को सशक्त करने की सोच रहा है। इससे सिंगल नेटवर्क बनेगा और इनोवेशन और स्किल्स में बढ़ोतरी होगी, जिससे सारे बिजनेसेस, रिटेल, गुड्स, फूड्स और मोबिलिटी सब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा सॉल्व की हुई सबसे जटिल समस्याओं में से एक है। और नंदन नीलेकनी जैसे ब्रिलियंट माइंड के साथ ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे सरकार बड़ी टेक कंपनीज की मोनोपोलीज और डुओपोलीज को तोड़ने की समस्या को सुलझाएगी। और यहाँ से हम इस एपिसोड के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में पहुँचते हैं कि कौन सी ऐसी रुकावट है जिन्हें गवर्नमेंट को ONDC इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने के लिए पार करना पड़ेगा। अब कैप्टिसिज्म यानी बंदीवाद की बात करें तो सबसे पहली चीज जो हमको समझने की जरूरत है वो ये फैक्ट है कि किसी भी ई कॉमर्स कंपनीज की सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर उनका प्रोडक्ट नहीं बल्कि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के आधार पर उनकी सुटेबल लिस्टिंग है। जैसे हमारे केस में हम YouTube क्रिएटर होने के नाते इस चीज की कंप्लेंट हमेशा करते हैं कि YouTube पर वीडियो लिस्टिंग में समानता नहीं होती है, क्योंकि मेगा क्रिएटर्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है या एंटरटेनमेंट कंटेंट को एजुकेशनल कंटेंट से ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। पर अगर आप इसको एक इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे जो सच में इस प्रॉब्लम पर काम कर रहा है, तो अगर मैं आपको 10,000 वीडियोस दूंगी और उनको लिस्ट करने के लिए सिर्फ 100 स्लॉट्स दूंगी तो ऑब्वियसली आप उनको कमेंट्स, लाइक्स और व्यूज के आधार पर ही लिस्ट करेंगे। तो स्क्रीन स्पेस की कमी ही असमानता का कारण है। उसी तरह से एक सेलर जिसके पास सबसे ज्यादा रिव्यूज और सेल्स होंगे वो अपने आप छोटे सेलर से ऊपर लिस्ट होगा, क्योंकि जब उन सेलर्स की बात होती है तो सेल्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो लिस्टिंग अपने आप में भी असमानता लाती है। तो मुझे नहीं पता कि ONDC इसको कैसे टैकल करेगा। दूसरा, जब ट्रिवागो की तरह प्राइस कंपैरिजन होगा तो बाहर से एक बहुत अच्छा आइडिया लग सकता है, पर अगर आप इस प्राइस वॉर के फाइटर्स को देखें तो आप देखेंगे कि एक तरफ हमारे पास डुंजो और जोमेटो जैसी बड़ी कंपनीज हैं और दूसरी तरफ हमारे पास छोटे लोकल एग्रीगेटर्स हैं। तो अब यहाँ पर जोमेटो और डुंजो $1 बिलियन के फंडिंग लेकर और अपने सारे प्रतिद्वंदियों को अंडरकट कर देगा, जिससे ये छोटे प्लेयर्स को मजबूरन अपनी कीमतें घटानी पड़ेंगी, जिससे इन कंपनीज के पास पैसों की कमी हो जाएगी और फिर बिजनेस से बाहर होना पड़ जाएगा। तो इस तरह से अगर बड़े प्लेयर्स बेहद सस्ती प्राइसिंग देने लग जाएं तो प्राइस कंपैरिजन के उद्देश्य को हराया जा सकता है। और आखिर में पूरे पैसे जो अमेज़न, स्विगी और जोमेटो ने लगाए हैं, जिसके लिए उन्हें प्रॉफिटेबल बनने के लिए लगभग 1000 करोड़ निवेश किए हैं, अब गवर्नमेंट खुद इनके प्रॉफिट के रास्ते बंद करने जा रही है और ये एक डिजास्टर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जोमेटो अब अपना खुद का क्लाउड किचन नहीं खोल सकती है क्योंकि ये अपेरेंटली एंटी कॉम्पिटिटिव दिखेगा। जोमेटो के पास डिलीवरी से अच्छा पैसा कमाने का रास्ता है क्योंकि वो अपने प्लेटफॉर्म का फायदा उठाकर कीमतें बढ़ा सकता है, पर अब ONDC के थ्रू इसको शायद डुंजो से कम्पीट करना पड़ेगा, तो डिलीवरी प्राइस को भी कम करना पड़ेगा। तो आखिर में जोमेटो, स्विगी और अमेज़न जैसी कंपनीज के पास जो डेटा की खदान है उसको वो प्रॉफिट के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये कंपनीज प्रॉफिटेबली रन करेगी तो सेलर्स और रेस्टोरेंट्स को घाटा झेलना पड़ेगा, पर अगर वो प्रॉफिटेबली रन नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास $1 बिलियन की फंडिंग है, लॉजिस्टिक कंपनीज और छोटे एग्रीगेटर्स को घाटा झेलना पड़ेगा। और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ONDC इस समस्या को कैसे सुलझाएगा। तो अगर आपको इसका जवाब पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मुझे खुशी होगी जानने में।